चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आपके यूपी टेट सी टेट में पर्यावरण विषय में आज का हमारा विषय होगा पर्यावरण प्रदूषण। यह आपका चौथा टॉपिक है, पर्यावरण प्रदूषण। तो इस वीडियो में हम लोग आपके यूपी टेट सी टेट अदर टेट एग्जामों के प्रश्नों को हल कर रहे हैं, जो भी PYQ हैं किसी भी एग्जाम में आए हों। तो आज से हम लोग शुरू करेंगे पर्यावरण प्रदूषण। इस टॉपिक से कितने प्रश्न बनते हैं, किस प्रकार के बने हैं अभी तक, तो पूरा लास्ट तक वीडियो देखिए, क्योंकि आपको पता है क्वेश्चन रिपीट होते हैं और इस वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट भी दिए हैं, उनको भी हम लोग कर रहे हैं। तो इसलिए 100% श्योर मानिए कि आपका पर्यावरण इस वीडियो से ही कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहले प्रश्न से। वायु प्रदूषण। तो वायु प्रदूषण में पहला एक फैक्ट दिया है, उसको पढ़ लेते हैं। लाइकेन क्या होता है? लाइकेन वायु प्रदूषण के सबसे अच्छे सूचक हैं। यह निम्न श्रेणी के छोटी वनस्पतियों का समूह होता है। क्या है? छोटी वनस्पतियों का समूह होता है जो विभिन्न प्रकार के आधारों पर उगे हुए पाए जाते हैं। यह वायु प्रदूषण के प्रति संवेदी होते हैं, इसलिए यह नगरों के समीप नहीं पाए जाते। ठीक, प्रश्न देखते हैं। चेरनोबिल दुर्घटना किससे से संबंधित थी? जो चेरनोबिल दुर्घटना हुई थी वह किससे संबंधित थी? भूस्खलन हुआ था, भूकंप हुआ था, नाभिकीय दुर्घटना हुई थी या अम्लीय वर्षा? जो चेरनोबिल हुआ था वो एक नाभिकीय दुर्घटना थी। यह यूक्रेन में हुआ था, वर्तमान जो यूक्रेन है। ठीक है, यह 1986 में हुआ था। प्रश्न संख्या नेक्स्ट। वायु प्रदूषण का कौन सा स्रोत नहीं है? वाहन, उद्योग, ठोस अपशिष्ट, धूल के कण। तो जो ठोस अपशिष्ट हैं आपके, यह आपके वायु प्रदूषण के कण नहीं हैं, वायु प्रदूषण के स्रोत नहीं है। ठीक है, वाहन से भी वायु प्रदूषण हो रहा है, उद्योगों से धुआं निकल रहा है, धूल कण हवा में उड़ रहा है, तो वायु प्रदूषण हो रहा है। लेकिन जो ठोस अपशिष्ट है उससे वायु प्रदूषण नहीं हो रहा है। अलग बात है, दूसरा प्रदूषण हो सकता है, मृदा प्रदूषण हो सकता है, लेकिन वायु प्रदूषण नहीं। प्रश्न संख्या 3। निम्न में से कौन वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है? धुआं एवं कुहासा, वाहनों से निकलने वाली गैस, जलती लकड़ी या चारकोल से निकली गैस, या इनमें से सभी? तो यहाँ पर दिए हुए ऑप्शन चारों हैं, इस तीनों हैं, इसलिए इसमें सभी होगा। सभी से वायु प्रदूषण होता है। अगला प्रश्न है, वायु प्रदूषण से नहीं होते। वायु प्रदूषण से क्या नहीं होते? पाचन से संबंधित रोग, कैंसर, श्वसन संबंधी रोग, इमारतों का क्षय। तो वायु प्रदूषण से पाचन संबंधी रोग नहीं होता, बाकी सभी होते हैं। वायु प्रदूषण का कारण है कीटनाशक, सीवेज, धुआं, ध्वनि विस्तारक। तो जो धुआं है वह वायु प्रदूषण का सबसे मुख्य कारण है। प्रश्न संख्या 6 है, यूपी टेट का क्वेश्चन है 2011 में। वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है वृक्षों द्वारा, मछलियों द्वारा, जंतुओं द्वारा, सूर्य प्रकाश के द्वारा। तो वृक्षों के द्वारा वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं किसका? सल्फर डाइऑक्साइड का, कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन मोनोऑक्साइड का, नाइट्रोजन का। तो जो पेड़ पौधे होते हैं वह कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं और ऑक्सीजन निकालते हैं। तो ऑप्शन यहाँ क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 8। ये देखिए क्वेश्चन यूपी टेट में भी आया, यूके टेट में भी आया। निम्न में से कौन विश्व उष्मायन का कारण है? उष्मायन मतलब ताप बढ़ना, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। तो जो विश्व में सर्वाधिक ऊष्मा बढ़ रही है वह वायु प्रदूषण की वजह से।
निम्न में से वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है, यह भी 2011 का क्वेश्चन है। धुआं और कुहासा से, वाहनों से निकलने वाली गैस से, जलती हुई लकड़ी या चारकोल से, निम्न सभी। तो ये प्रश्न देखिए पहले भी आया था, फिर से रिपीट हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है? जूल, डेसिबल, न्यूटन, नैनो इकाई। देखिए यह 2016, 2011 यूपी टेट में आ चुका है। इसके अलावा यूके टेट में भी। तो डेसिबल में किस में नापते हैं? ध्वनि प्रदूषण को नापते हैं डेसिबल में। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पास पूछा है ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण का मापन डेसिबल इकाई द्वारा किया जाता है। 80 डेसिबल या इससे अधिक का शोर श्रवण शक्ति को स्थायी हानि पहुंचाने में सक्षम है। सामान्य श्रेणी के श्रवण शक्ति 25 से 30 डेसिबल ध्वनि पर्याप्त है। 5 डेसिबल की ध्वनि अत्यंत मंद होती है और 75 साधारण तेज और 95 अत्यंत तेज और 120 से अधिक ध्वनि की तीव्रता कष्टकारक होते हैं। डेसिबल निम्नलिखित में से किसे मापने की इकाई है? तो ये है ध्वनि की। किसकी है? ध्वनि की। ग्रीन मफलर संबंधित है मृदा प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से, जल प्रदूषण से। यह संबंधित है ध्वनि प्रदूषण से। अगला क्वेश्चन है, यह देखिए, यह क्वेश्चन 3 बार आपके 2 बार यूपी टेट में और 1 बार यू टेट में, उत्तराखंड टेट में आ चुका है। निम्नलिखित किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी? बहुत सरल सवाल है। मिथाइल आइसोसाइनेट। चारों ऑप्शनों में से कौन सा सही है? मिथाइल आइसोसाइनेट। यह हुआ था भोपाल में 1984 में। तो याद रख लीजिए, भोपाल गैस त्रासदी होती है। भोपाल गैस त्रासदी कहाँ होती है? भोपाल में। घटना 2-3 दिसंबर 1984 में हुई थी और रिसाव हुआ था मिथाइल आइसोसाइनेट का। और चेरनोबिल परमाणु आपदा जो हुआ था, ये हुआ था यूक्रेन में। घटना 1986 में। रिसाव किसका हुआ था? यूरेनियम का। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर या क्लोरीन। ये है सल्फर डाइऑक्साइड। प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखते हैं। ठोस अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण की निम्नलिखित विधियों में से किस विधि से वायु प्रदूषण फैलता है? भूमि की भराई, कंपोस्ट, कृमियों से खाद बनाना या भस्म करना। तो यह फैलता है भस्म करने से। क्या करने से? भस्म करने से। निम्न में कौन वायु प्रदूषक नहीं है? एक्स किरणें, CO2 CO गैस, SPM कण, SO2 गैस। तो ये जो है आपका एक्स किरणें जो आती हैं, एक्स रे, यह वायु प्रदूषक नहीं होती हैं। ये एक विद्युत चुंबकीय विकिरण होती हैं। क्लियर है? प्रश्न संख्या नेक्स्ट। निम्न में से किस गैस की गहन संलग्नता हीमोग्लोबिन से होती है? तो ये होती कार्बन मोनोऑक्साइड की। किसकी होती? कार्बन मोनोऑक्साइड की। पंजाब टेट का क्वेश्चन है। कार्बन मोनोऑक्साइड ही आपके हीमोग्लोबिन को नुकसान पहुंचाता है। आगरा में ताजमहल को अधिकतम प्रभावित करने वाले प्रदूषण का प्रकार? वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, शोर प्रदूषण। तो वायु प्रदूषण की वजह से। सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण और वन मंत्रालय को कब यह आदेश दिया कि ताजमहल के क्षेत्र में हरित क्षेत्र विकसित किया जाए? तो यह किया था आपका सन 1994 में। कब किया? 1994 में। प्रश्न संख्या अगला है। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक नहीं है? धुआं, कार्बन डाइऑक्साइड,
नाइट्रोजन गैस, सल्फर डाइऑक्साइड। तो जो नाइट्रोजन गैस है यह वायु प्रदूषक नहीं है। अगले प्रश्न की ओर, हवा क्या है? एक पदार्थ है, एक यौगिक है, एक तत्व है या एक मिश्रण है? तो जो हवा होती है एक क्या है? मिश्रण है। अब बात करेंगे, हमारा अगला टॉपिक है जल प्रदूषण। क्या है? प्रदूषण में क्या है? जल प्रदूषण। EIA इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अमेरिका में स्थापित किया गया कब? 4 ऑप्शन बताइए। तो यह स्थापित किया गया था आपका 1969 में। कब? 1969 में। निम्न में से कौन सा जीवाणु जल प्रदूषण के सूचक के रूप में काम आता है? स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, डिप्लोकोकस, कालीफार्म। तो ये है कालीफार्म। पानी में पाए जाने वाले रेडियो सक्रिय पदार्थ का अंश कारण बनता है कैंसर, आँख से पानी गिरना, DNA विखंडन, उपरोक्त सभी। तो यह है उपरोक्त सभी। BOD क्या है? BOD5 क्या है? BOD5 आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं। देखिए, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड 4 घंटे, 5 दिन, 5 मंथ, 5 मिनट। ठीक है, तो ये है आपका बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डेज। आइए समझते हैं ये क्या है। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डेज एक मापन है जिससे जल में वायु ऑक्सीजन की मात्रा को मापा जाता है। BOD 5 दिन में जैविक ऑक्सीजन के भाग की एक इकाई होती है। 5 दिन तक चेक करते हैं, यदि 5 दिन तक उसका ऑक्सीजन लेवल बना है तो सही है, नहीं तो वहाँ ऑक्सीजन की कमी है। प्रश्न संख्या 26, मिनी माता रोग प्रदूषण जनित रोग है जो परिणाम है किसका? कई बार प्रश्न पूछा जाता है मिनी माता रोग या मिनी माता रोग किससे होता है? आपके पास 4 ऑप्शन है, पढ़िए ऑप्शन को बताइए। ये होता है औद्योगिक पारा अपशिष्ट को पानी में छोड़ने पर। किससे होता है? पारा से। विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण है नगरीकरण, औद्योगिकरण, विश्व में तापमान में वृद्धि, अम्ल वर्षा। तो मेन मुख्य कारण है औद्योगिकरण। यूपी टेट का क्वेश्चन है, कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से होगा वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, ये सभी। तो सर्वाधिक जो होता है जल प्रदूषण। जब कीटनाशक जमीन में यूज होगा तो कीटनाशक जल में घुल के जमीन के अंदर जाएगा, वहाँ से हमारा जल जमीन के अंदर का क्या हो जाएगा? प्रदूषित हो जाएगा, इसलिए जल प्रदूषण। प्रश्न संख्या 29, उच्चतम न्यायालय ने सरकार को निर्देशित किया कि यमुना के जल की गुणवत्ता कम से कम ग्रेड C स्तर तक बनाएं जिससे उसे लोगों के पीने योग्य बनाकर उपलब्ध कराया जा सके। उक्त कथनानुसार ग्रेड C स्तर का अर्थ है, आपके पास 4 ऑप्शन, शुद्ध जल, थोड़ी मात्रा में प्रदूषित जल, औसत दर्जे का प्रदूषित जल, अधिक प्रदूषित जल। तो ये होता है औसत दर्जे का प्रदूषित जल। जल तो प्रदूषित है, पीने योग्य नहीं है आपके यमुना का, लेकिन उसको ऐसा बनाओ कम से कम उसको फिल्टर करके पीने योग्य बना सकें। निम्न में से कौन जल प्रदूषण का स्रोत नहीं है? औद्योगिक अपशिष्ट कचरा, रेडियोधर्मी कचरा, कृषि जनित कचरा, खनन अपशिष्ट। तो जो यानी खनन अपशिष्ट होता है वो क्या होता है? आपका जल प्रदूषण का स्रोत नहीं होता। कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है? SO2, H2S, HCl, N2। तो ये हो आपका सल्फर डाइऑक्साइड है, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है। यूपी टेट 2014 में पूछा गया और यूपी टेट 2011 में भी यह प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न संख्या 32, जल प्रदूषण अथवा जल जनित रोगों का एक उदाहरण निम्न में से कौन है? डिप्थीरिया, टॉन्सिलिटिस, अतिसार या खसरा।
तो ये है अतिसार, यानी पेट पे जिसको बोलते हैं दस्त, उसी को बोलते हैं अतिसार भी, ठीक है। इसके अलावा पेचिस, टाइफाइड, हैजा, ठीक। तो अतिसार क्या है? एक जल जनित रोग है जो दूषित जल के पीने से होता है। इसे डायरिया के नाम से भी जाना जाता है, डायरिया। क्लियर। प्रश्न संख्या 33, अम्लीय वर्षा से ऐतिहासिक इमारतों तथा मूर्तियों का संक्षारित होना कहलाता है। ड्राई डिपोजिशन, स्टोन लेप्रोसी, एरोसाल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका अर्थ होता है स्टोन लेप्रोसी। क्या कहलाता है? स्टोन लेप्रोसी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है? एटीपी से, एसटीपी से, बीओडी से, डब्ल्यूपीएल से। तो ये होती है आपकी बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड से। किससे? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड से। यूपी टेट 2016 का क्वेश्चन है, गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस सुधार हेतु है? जल की गुणवत्ता, जल का वेग, जल की प्रचुरता, जल के तापमान। तो इसका था जल की गुणवत्ता। गंगा एक्शन प्लान जो आया था 1985 में श्री राजीव गांधी जी, वर्तमान में प्रधानमंत्री के द्वारा शुभारंभ किया गया था। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है कहाँ? तो जो आर्सेनिक द्वारा सर्वाधिक जल प्रदूषण है, आपके पास 4 ऑप्शन बताइए। तो जो सर्वाधिक जल प्रदूषण है दिए गए ऑप्शन में आपके पश्चिम बंगाल में है। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक वहाँ के जल में ऑक्सीजन है, जिससे वहाँ का जल प्रदूषित है। प्रश्न संख्या 37, मिनी माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो मिनी माता रोग आपने अभी पढ़ा था कि आर्सेनिक, पारा, कैडमियम उपयुक्त सभी। तो ये पारा की वजह से होता है। किसके? पारा की वजह से। प्रश्न संख्या 38, यूपी टेट 2018 का क्वेश्चन है, किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? बहुत सरल क्वेश्चन है, क्योंकि सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करते रहिए इसी प्रकार। तो ये था आपका, कौन हो जाएगा? बताइए 4 ऑप्शन देकर। सल्फर डाइऑक्साइड, जहाँ आपको सल्फर डाइऑक्साइड दिखाई दे, SO2, वहाँ टिक लगा देना है। कई स्थानों पर अम्ल वर्षा जलीय विविधता को प्रभावित कर रही है। अम्ल वर्षा निम्न में से किन प्रमुख रसायनों के कारण होती है? तो जो मुख्य होती है, देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल कहाँ है? सल्फ्यूरिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल यहाँ भी है, यहाँ भी, पर नाइट्रिक अम्ल से नहीं, सॉरी नाइट्रिक अम्ल ही होगा यहाँ पर, हाइड्रोक्लोरिक नहीं। HNO3, ठीक है। HNO3 नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल दोनों जहाँ मिल जाएं वही अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार हैं। क्लियर। ऑप्शन नंबर बी। नील पशु संरक्षण मीथेमोग्लोबिनिया जल में किस चीज़ की अधिकता के कारण होता है? फास्फेट, सल्फर, आर्सेनिक, नाइट्रेट। तो ये होता है नाइट्रेट की वजह से। पीने के पानी में फ्लोराइड्स की अधिकतम स्वीकार्य है? कितना फ्लोराइड स्वीकार्य है? फर्स्ट दिए 4 ऑप्शन। तो जो स्वीकार्य है 1.50 मिलीग्राम प्रति लीटर। नदी में जल प्रदूषण को किसकी घुलित मात्रा से मापा जाता है? क्लोरीन, ओजोन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो ये मापा जाता है ऑक्सीजन। जल की उच्च जैविक ऑक्सीजन की मांग क्या संकेत करती है? माइक्रोबियल प्रदूषण का उच्च स्तर, माइक्रोबियल प्रदूषण का निम्न स्तर, माइक्रोबियल प्रदूषण की अनुपस्थिति, शुद्ध जल। तो यह संकेत करता है माइक्रोबियल प्रदूषण का उच्च स्तर। अम्लीय वर्षा का pH है
5.6 से अधिक, 7 से कम अथवा 5.6 से अधिक, 5.6 से कम, 7 से अधिक। तो अम्लीय वर्षा जो होता है इसका पीएच होता है 7 से कम और 5.6 से अधिक। प्रश्न संख्या 45 है, अम्लीय वर्षा का कारण निम्न में किसकी सांद्रता में वृद्धि है? तो यह है SO2। मिले वहीं टिक लगा देना, तो आपको ने बताया यह है SO2 और NO2। ठीक, ऐसी वर्षा जिसका पीएच मान 5.6 से कम हो अम्ल वर्षा कहलाती है। अम्लीय वर्षा मुख्य कारण वायुमंडल में उपस्थित SO2 तथा NO2 की सांद्रता में वृद्धि है। उल्लेखनीय है कि SO2 और NO2 गैस विभिन्न स्रोतों से उत्सर्जित होकर वायुमंडल में नमी को सोखने के बाद सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल HNO3 का निर्माण करती हैं। यही अम्ल वर्षा के बूंदों के साथ मिलकर अम्ल वर्षा का निर्माण करती हैं। अम्ल वर्षा जलीय और स्थलीय दोनों प्रकार के जीवों को प्रभावित करती है। यह इमारतों तथा स्मारकों को भी हानि पहुंचाती है। इसके अलावा परितंत्र को, मृदा को, मिट्टी को भी, कृषि पाइपलाइन के क्षरण में भूमिगत जल स्रोत को भी प्रभावित करती है। मथुरा तेल शोधक कारखाने से निकलने वाला SO2 गैस ही आगरा के ताजमहल को तबाही का कारण बनी हुई है। याद रखिएगा ये चीजें। प्रश्न संख्या 46, इनमें से कौन सा अम्ल वर्षा में उपस्थित है? तो आपको पता है HNO3 और H2SO4 दोनों। ऑप्शन नंबर डी। 1947 प्रश्न संख्या 47 1947 प्रश्न संख्या 47 है, जल प्रदूषण से होने वाले रोगों का सही समूह। जल प्रदूषण से कौन सा रोग होते हैं? तो देखिए, हैजा भी होता है, पेचिस होता है, पोलियो होता है, टाइफाइड होता है। ऑप्शन नंबर ए। अन्य प्रमुख प्रदूषण, जहां से प्रदूषण से प्रश्न बनते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का मानवीय स्रोत नहीं है? घरेलू बहिस्राव, वाहित जल, औद्योगिक बहिस्राव, ह्यूमस पदार्थ। तो ये है ह्यूमस पदार्थ। हरित गृह प्रभाव से पृथ्वी का ऊपरी भाग कौन सा विकिरण रोकता है? बीटा किरणें, पराबैंगनी किरणें, एक्स किरणें या इंफ्रारेड किरणें? तो यह रोकती हैं इंफ्रारेड किरणें। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रीन हाउस गैस में सर्वाधिक ऊष्मारोधी क्षमता होती है? तो ये होती है आपके क्लोरोफ्लोरोकार्बन में, CFC। निम्न में से कौन सी गैस वायुमंडल के तापमान को बढ़ाने में उत्तरदायी मानी जाती है? हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, रेडान। तो ये है आपका कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। इनमें से कौन सा वैश्विक तापन के लिए जिम्मेदार? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी। तो ये सभी हैं। प्रश्न संख्या 53, कौन सी ग्रीन हाउस इफेक्ट से संबंधित है? नाइट्रोजन, CO2, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। तो पूछा है, संबंधित नहीं है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपने नहीं पढ़ा तो आपको तो CO2 भी लग रहा है, मीथेन भी लग रहा है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है, लेकिन पूछा नहीं। तो यहाँ पास ऑप्शन जो सही हो रहा है आपका ए, वो नाइट्रोजन नहीं है, बाकी सभी ग्रीन हाउस इफेक्ट से संबंधित हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव सर्वप्रथम पहचाना गया था, 4 ऑप्शन है, जीन बैप्टिस्टे ग्रीनवुड, जीन बैप्टिस्टे फ्यूरियर, जीन बैप्टिस्टे ग्रीन हाउस, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यह है जीन बैप्टिस्टे फ्यूरियर। पृथ्वी का उष्मायन का अर्थ है, पृथ्वी उष्मायन का अर्थ है
ग्रीन हाउस गैसों द्वारा पृथ्वी के तापमान में वृद्धि। ऑप्शन नंबर ए। आपने पढ़ा होगा चारों ऑप्शन, तो उत्तर जो सही होगा ऑप्शन नंबर ए। महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण है। ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना, अत्यधिक वर्षा, अम्ल वर्षा। तो जो वजह है ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना, और ये बर्फ पिघल क्यों रही है? क्योंकि स्थल का टेम्परेचर बढ़ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? आपके पास फिर आया, तो आपके पास जो कार्बन मोनोऑक्साइड है यह ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बाकी ग्रीन हाउस गैसों में आप याद रखिए कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये चारों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। निम्नलिखित में कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, आर्गन, मीथेन। तो ऑप्शन नंबर डी जो है मीथेन। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? फिर से पूछा है, तो हीलियम है, आपको ने बता दिया। ये सभी क्या हैं? ग्रीन हाउस गैस हैं। हीलियम ग्रीन हाउस गैस नहीं है। फिर से ग्रीन हाउस से प्रश्न पूछा, तो ग्रीन हाउस के लिए कौन सी गैसें हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन भी है, जलवाष्प भी महत्वपूर्ण है, इसलिए उपयुक्त सभी। प्रश्न सिंपल है, जल्दी जल्दी करते जा रहे हैं। ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है किस रूप? प्रोपेन, एथेन, CO2, मीथेन। तो ये है आपकी CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, सीटेट का प्रश्न, थोड़ा इसमें स्टेटमेंट ज़्यादा रहता है। आप अगली कक्षा में प्रदूषण पढ़ाने के लिए योजना बनाते समय निवेदिता पाती हैं कि ग्रामीण पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों ने प्रदूषण शब्द नहीं सुना और इसलिए उन्हें समझने में कठिनाई होगी। निवेदिता को इस संप्रत्यय की शुरुआत करने के लिए कौन सी विधि का उपयोग करना चाहिए? व्याख्या, विचार मंथन, कठपुतली द्वारा नाटक, क्षेत्र भ्रमण। ये करना चाहिए इन्हें। कठपुतली द्वारा नाटक और क्षेत्र भ्रमण, ऑप्शन नंबर ए। फ्लोराइड प्रदूषण मुख्य रूप से प्रभावित करता है, जो फ्लोराइड से प्रदूषण होता है किसको प्रभावित करता है? तो ये करता है दांत को। जहाँ फ्लोराइड होगा ज़्यादा वहाँ के पानी को यूज करने से हमारा दांत खराब हो सकता है। सुमेलित कीजिए। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन 6, नाइट्रोजन सर्वाधिक उपलब्ध गैस, CO2 हरित गृह गैस या जिसे बोलते हैं हरित गृह हाउस। बचा कौन आपका? CO, ये जो है कार्बन मोनोऑक्साइड, एक जहरीली विषैली गैस। तो ऑप्शन देख लीजिए कौन सही है और मिला लीजिए, ठीक है। ये पूरा दिया हुआ है। CFC ओजोन 6, CO2 हरित गृह प्रभाव, ओजोन सर्वाधिक उपलब्ध गैस और कार्बन मोनोऑक्साइड जहरीली विषैली गैस। तो साथियों अभी तक हम लोग 64 प्रश्नों को किया है, ठीक है। इसके 64 प्रश्नों के आगे अगले वीडियो में करेंगे। तो यह आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को लाइक करेंगे तब भी हमें मालूम पड़ेगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तब भी मालूम पड़ेगा कि आपको वीडियो अच्छी लगी है। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।